Good afternoon, everyone. I hope you all are staying very safe at your places. In last lecture, I started with gene interaction. In that, we studied that there are mainly two different types of gene interactions. पहला हमने बात करा था about एलेलिक interaction, जिसे आपने एक और नाम दिया था, and that was इंट्राजेनिक interaction. मैं एक ब्रीफ रिकैप करा रहा हूं फटाफट. हम लोगों ने समझा ऐसे कि यूजुअली एज पर मेंडलियन कंसेप्ट इज कंसर्न्ड, दो जो अलग अलग जीन्स हैं या फिर एक ही जीन्स के जो दो अलग अलग एलील्स हैं वो आपस में इंटरैक्शन नहीं करते. इंटरैक्शन नहीं करते मतलब क्या? एक जीन का दूसरे जीन पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन. ये था एज पर मेंडलिज्म. लेकिन मेंडल के बाद में कुछ ऐसे कंसेप्ट्स आए जो ये कंफर्म कर रहे थे कि नहीं, जीन्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, यानी हो सकता है कि एक जीन दूसरे जीन का एक्सप्रेशन पे इंफ्लुएंस डाल रहा हो. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि अगर आपको डाउट हो रहा है कुछ भी इन ड्यू कोर्स ऑफ दिस लेक्चर के बीच में मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें कुछ भी डाउट अगर अराइज होता है, आप चैट के थ्रू आप उसे टेक्स्ट कर सकते हैं. मैं भी आपके साथ ऑनलाइन हूं, मैं देख पा रहा हूं कि आप क्या लिख रहे हैं. तो अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप जस्ट राइट इट डाउन इन चैट और मैं वहां से देख करके आपको एड्रेस करता रहूंगा. तो ये जो जीन इंटरेक्शन था इसमें मैंने कहा कि ये दो तरह का है. एक था इंट्रा एलेलिक इंटरेक्शन, जिसमें आपने बात करा कि एक ही जीन के जो दो एलील्स हैं वो आपस में करते हैं इंटरैक्शन, जिसमें हमने बात करा अलग अलग कंसेप्ट्स के बारे में, अलग अलग इंटरैक्शंस के बारे में, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें आपको ध्यान रखने का है कि इट वाज रिपोर्टेड बाय कार्ल कोरेंस इन मिराबिलिस जलापा, जहां आपने देखा था कि जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो 3:1 से डेविएट होकर के 1:2:1 हो रहा था. यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको नहीं भूलने का है अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज दैट कि फिनोटाइपिक रेशियो चेंजेस फ्रॉम 3:1 टू 1:2:1. एग्जैक्टली वैसे ही दूसरा था को डोमिनेंस, जहां आपने देखा कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों डोमिनेंट जीन एक साथ एक्सप्रेस हो रहे थे. What was happening in incomplete dominance is कि heterozygous condition में जो dominant जीन हुआ करता है वो completely dominant नहीं था. That was incomplete dominance. इसीलिए दोनों के बीच का एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप आपको देखने को मिल रहा था. जैसे कि आपने कहा था रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर का आपने क्रॉस किया तो आपको मिला था पिंक कलर के फ्लावर्स. ये क्यों था? क्योंकि रेड का जो जीन था इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो डोमिनेंट था फिर भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं रहा. वैसे ही जो को डोमिनेंस था उसमें आपने देखा कि अगेन फिनोटाइपिक रेशियो इज डेविएटिंग फ्रॉम 3:1 टू अगेन 1:2:1. एग्जांपल वाज कोट कलर इन कैटल, या फिर आपने कहा AB ब्लड ग्रुप, या फिर आपने कहा MN ब्लड ग्रुप, या फिर आपने कहा सिकल सेल ट्रेट. ये भी अपने आप में एक को डोमिनेंस का एग्जांपल था. आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट लीथल जीन्स, जहां आपने देखा कि कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो अपने होमोजाइगस कंडीशन में, ये होमोजाइगस कंडीशन डोमिनेंट भी हो सकता है और होमोजाइगस रिसेसिव भी हो सकता है. इन आइदर होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन और इन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन ये ऑर्गेनिज्म के लिए, बियर के लिए लीथल हो जाते हैं, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है. जिसमें आपने बात करा था फिर से क्लासिकल एग्जाम्पल जो आपको याद रखना चाहिए वो था फर का कलर इन केस ऑफ रैट. वैसे ही एक और एग्जांपल हमने बात करा था, दैट वाज लीफ का कलर इन केस ऑफ एंटीराइनम मेजस. और भी हमने बात करा था कि ये जो एग्जांपल मैंने बोला कोट कलर इन रैट एंड लीफ कलर इन एंटीराइनम मेजस, ये दोनों एग्जांपल थे लीथल जीन के जहां पे होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में लिथलिटी हो रहा था. वैसे ही हमने बात करा कि इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया या फिर इन केस ऑफ हीमोफीलिया, जहां हीमोफीलिया अपने आप में एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर हुआ करता है, ये लीथल है अपने होमोजाइगस कंडीशन में. चूंकि अपने होमोजाइगस कंडीशन में लीथल है इसीलिए कभी भी
यूजुअली आपको फीमेल्स में ये डिजीज नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि अगर ये डिजीज फीमेल में होना है तो कंडीशन शुड बी XH, क्योंकि आपने कहा ये कैसा है, रिसेसिव है। रिसेसिव तभी ना एक्सप्रेस करेगा जब होगा होमोजाइगस कंडीशन में, लेकिन अगर होमोजाइगस कंडीशन में होता है तो इट इज लीथल जीन। ये ऐसी फीमेल्स का यूजुअली डेथ हो जाता है। अगर मेडिकेशन को हम लोग इग्नोर कर देते हैं तो ये ऐसी फीमेल्स एग्जिस्ट नहीं करती। वैसे आपने कहा कि जो सिकल सेल एनीमिया है, दैट सिकल सेल एनीमिया इज अगेन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, जो कि अगेन लीथल था अपने होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में। ये हमने बात करा था अब तक अबाउट लीथल जीन्स। एंड लास्ट में हम लोगों ने बात करा था कि क्या होता है प्लियोट्रोपिज्म। यूजुअली हमने बात करा ऐसे कि वन जीन कंट्रोल्स वन कैरेक्टर, लेकिन यहां पे आप देख रहे थे कि इन सम केसेस वन जीन कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टर। This effect where one gene controls more than one character is known as pleiotropism, and that gene which shows this effect is known as pleiotropic gene. एग्जाम्पल पढ़ा था आपने जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक डिजीज है जिसे मैं एज डिजीज बाद में एड्रेस करूंगा। वैसे ही जो और एग्जाम्पल्स हैं वो in case of pie some single gene controls size of seed and shape of seed. वैसे in case of Drosophila single gene controls eye color, longevity, fertility, shape of spermatheca, then size of dorsal bristles etc. ये हमने कुछ बात करा था अबाउट प्लियोट्रोपिक जीन, और हमने बात करा था अबाउट मल्टीपल एलिलिज्म, जिसमें हमने बात करा कि जो मल्टीपल एलिलिज्म है ये फीचर है पॉपुलेशन का, ना कि किसी ऑर्गेनिज्म का। यहां तक हमने बात करा था लास्ट लेक्चर में। आई होप रिकैप हो गया होगा। अब आगे कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं, दैट इज नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन, जिसे हमने लास्ट के लेक्चर में एक और नाम दिया था, एंड दैट वाज इंटरजेनिक जीन इंटरैक्शन। फिर से एक बार समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपने कहा ये दोनों आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ये क्रोमोसोम नंबर 7 है, यानी ये भी क्रोमोसोम नंबर 7 है। हियर वी हैव अ जीन कैपिटल ए, यहां जीन स्मॉल ए है, यहां जीन कैपिटल बी है, यहां जीन स्मॉल बी है। अब हमने बात करा कि अगर ऐसा कोई कंडीशन हो जहां पे दिस जीन ए इज समहाउ इन्फ्लुएंसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ जीन बी और वाइस वर्सा, यानी ये जीन अगर इसके जीन के एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है जो कि अनयूजुअल है, तो इसे कहने वाले हैं आप इंटरजेनिक, क्योंकि दीज आर टू डिफरेंट जीन्स। या फिर कह सकते हैं आप नॉन एलिलिक, क्योंकि ये आपस में नॉन एलील हैं, ये आपस में एलील हैं, ये आपस में एलील हैं, लेकिन ये आपस में नॉन एलील हैं। तो आपने कहा ये इंटरजेनिक इंटरैक्शन होगा, या फिर आपने कहा नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन होगा। अब जैसे ही आपने कहा टू जीन्स आर इन्वॉल्व, मतलब ये हम लोग बात कर रहे होंगे अबाउट डाइहाइब्रिड। इसमें अलग अलग जो इंटरैक्शंस हैं हमने उनको एक फ्लो चार्ट में आपको समझाया भी था और उसका फेनोटाइपिक रेशियो भी लिखा था। आज जरा उन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, एंड लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट इंटरजेनिक जीन इंटरैक्शन, दैट इज पहला है कॉम्प्लीमेंट्री जीन। पहले बात करते हैं अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री जीन। यहां आप देखने वाले हैं कि दो अलग अलग जीन, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ड्रॉ करा था, यहां पे ए और बी जीन है। ये ए और बी आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कोई एक फिनोटाइप जो हमारी बात करने वाले हैं, दैट फिनोटाइप विल बी ओनली ऑब्टेन्ड इफ दिस टू जीन्स विल बी प्रेजेंट टुगेदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, और एग्जाम्पल है कि जो लेथाइरस ओडोरेटस है, जिसे आपने पढ़ा है while studying family Fabaceae as well, ये अपने आप में एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसे आप कहते हैं स्वीट पी। ध्यान रखिएगा
लेथाइरस सेटाइवस इज डिफरेंट थिंग, जिसे आप हिंदी में खेसारी कहते हैं। तो दैट लेथाइरस सेटाइवस इज डिफरेंट थिंग, जिसमें आपको एक और चीज याद रखना चाहिए मॉर्फोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लेथाइरस सेटाइवस में यानी खेसारी में दैट एंटायर लीफ इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। चूंकि बात इसलिए मैंने बोल दिया, उस बात का यहां से कोई रिलेशन नहीं है, मैंने इंफॉर्मेशन दिया जो कि इंपॉर्टेंट है अपने आप में, कि लेथाइरस सेटाइवस में एंटायर लीफ इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। साथ में एक और मैं लाइन ऐड कर देता हूं, इसी फैमिली फेबेसी का एक और मेंबर है पाइसम सेटाइवम, यानी पाइसम सेटाइवम हो चाहे लेथाइरस सेटाइवस हो चाहे लेथाइरस ओडोरेटस हो, ये सब क्या है, दीज आर मेंबर्स ऑफ फैमिली फेबेसी। तो जो पाइसम सेटाइवम है उसमें लीफलेट इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। एक बार फिर आगे आते हैं अपने टॉपिक पे। मैंने कहा है लेथाइरस सेटाइवस में एंटायर लीफ इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, व्हाइल इन केस ऑफ पाइसम सेटाइवम लीफलेट इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। अब आते हैं इस तरफ, ये जो लेथाइरस ओडोरेटस है जो कि अपने आप में आपने कहा स्वीट पी है, इसमें जो फ्लावर कलर है, दिस फ्लावर कलर इज ऑफ आइदर पर्पल और आइदर व्हाइट कलर। दो तरह के फ्लावर आपको मिलते हैं यहां पे, एक पर्पल है और एक व्हाइट है। यानी ये अपने आप में एक कैरेक्टर है और ये अपने आप में ट्रेट है। ये आई होप आपको पहले से पता है कैरेक्टर और ट्रेट में क्या अंतर है। अब आते हैं कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक प्रीकर्सर है, ए प्रीकर्सर मान लीजिए मैंने कहा ए है, दिस प्रीकर्सर ए कन्वर्ट्स इनटू बी एंड दिस बी कन्वर्ट्स इनटू एंथोसाइनिन पिगमेंट and this anthocyanin gives purple color to flower। समझिएगा अच्छे से, मैंने कहा है कि एक मेटाबोलाइट A है, प्रोडक्ट A है, which converts into initially B and then B converts into anthocyanin which imparts purple color to flower। अब ये जो एंथोसाइनिन है ये एक ब्लू या फिर कह सकते हैं पर्पल कलर का वाटर सोल्यूबल नेचर का पिगमेंट है। ध्यान रखिएगा जब भी आप बात करते हैं अबाउट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स या फिर कोई पिगमेंट की बात करते हैं आप बॉटनी में स्पेसिफिकली, तो वहां आप याद रखिएगा या फिर ध्यान रखिएगा कि वो पिगमेंट किस चीज में सोल्यूबल है, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे आप कहते हैं क्लोरोफिल सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कैरोटीनॉइड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, फाइकोबिलीन्स जिसमें आता है फाइकोसाइनिन एंड फाइकोरिथ्रीन, दे आर सोल्यूबल इन हॉट वाटर, नॉट वाटर, हॉट वाटर मैंने कहा है। वैसे ही यहां कह रहा हूं मैं कि दिस एंथोसाइनिन इज ब्लू और यू कैन से पर्पल कलर का पिगमेंट है जो कि वाटर सोल्यूबल है एंड इंपॉर्टेंट दैट कि ये कहां मिलता है, ये मिलता है सैप वैक्यूल में। कहां मिलता है, सैप वैक्यूल में। एनीवे फिर से आते हैं, तो अगर यहां पे मैंने कहा A कन्वर्ट्स इनटू B, तो कन्वर्जन जो है बायोलॉजिकल सिस्टम में वो क्या है, एंजाइम कैटलाइज्ड है। यानी यहां पे कोई एंजाइम चाहिए होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर कन्वर्जन ऑफ A इंटू B, और जो प्रोडक्ट है उसे मैं कह रहा हूं दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीन C। मैंने कहा है उस एंजाइम के बारे में कि वो एंजाइम जीन C है, एक उसका प्रोडक्ट है। ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रोटीन है तो कोई ना कोई उसके लिए जीन होगा ना। दैट जीन इज सिंबलाइज्ड एज कैपिटल C। ध्यान रहिए कैपिटल C है, यानी अगर डोमिनेंट फॉर्म में C है तो वो एक्सप्रेस कर रहा होगा, यानी प्रोटीन बना रहा होगा, और प्रोटीन बन रहा होगा तो फिर ये कन्वर्ट हो रहा होगा किसमें, B में कन्वर्ट हो रहा है। वैसे ही इसी लेथाइरस में एक और जीन है P, उस P का जो प्रोडक्ट है यानी प्रोडक्ट ऑफ जीन P is responsible for conversion of B into anthocyanin। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर पर्पल कलर चाहिए तो एंथोसाइनिन चाहिए, एंथोसाइनिन अगर मिलना है
तो जीन सी और जीन पी दोनों को एक्सप्रेस करना होगा, यानी दोनों को डोमिनेंट होना होगा। यही तो है कॉम्प्लीमेंटेशन। यहां पे कैपिटल सी और कैपिटल पी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यानी अगर मान लीजिए ये स्मॉल पी होता तो कैपिटल सी होने के बाद भी क्या पर्पल कलर मिलता? क्या नहीं मिलता। यहां कैपिटल पी होता लेकिन यहां पे स्मॉल सी होता तो पर्पल कलर मिलता? क्या नहीं मिलता। यानी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन पर्पल कलर, इन ऑर्डर टू गेट दिस एक्सप्रेशन, कैपिटल सी और कैपिटल पी दोनों का साथ में होना इज ऑब्लिगेटरी। यानी यहां पे पर्पल कलर फ्लावर के लिए कैपिटल सी और कैपिटल पी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यानी यहां पे जीन सी एंड जीन पी आर कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जीन सी और जीन पी इस एग्जाम्पल के हिसाब से आपको दिख रहा है आपस में कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स दिख रहे हैं। अब जरा बात करते हैं इनके एक्सप्रेशन को लेकर के, यानी बनाते हैं इनका क्रॉस करके देखते हैं और क्या रिजल्ट मिलता है वो देखते हैं। हमने जाना हुआ है पहले से ही कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन में जो फिनोटाइपिक रेशियो रहता है दैट विल बी 9:7। याद होगा आपको। अब ये 9:7 जो मैंने लिखा था पहले उसको जरा यहां पे देखते हैं वो जस्टिफाई होता है या नहीं। मैं यहां क्रॉस कर रहा हूं कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल पी का स्मॉल सी, स्मॉल सी, स्मॉल पी के साथ। आप मुझे बताइए अगर ये कैपिटल सी और कैपिटल पी दोनों है, कितना है फर्क नहीं पड़ता। अगर एक कैपिटल सी और एक कैपिटल पी है इसका मतलब क्या है? एंथोसायनिन बन रहा होगा। यानी इसका कलर कैसा होगा? ये पर्पल कलर के फ्लावर वाले प्लांट का मैंने क्रॉस किया है किसके साथ? मैंने क्रॉस किया है व्हाइट कलर वाले लेथाइरस ओडोरेटस के साथ। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, अगर कोई डाउट होता है तो आप चैट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं लगातार देख रहा हूं। अब यहां से जब आप क्रॉस करते हैं तो ओनली गैमेट दैट विल बी गेटिंग इज कैपिटल सी, कैपिटल पी, और यहां से क्या मिल रहा होगा? स्मॉल सी, स्मॉल पी। यानी प्रोडक्ट over here will be capital C small c, capital P small p। क्या होना चाहिए फिनोटाइप? स्मॉल c है, स्मॉल p है, लेकिन चिंता नहीं करने का है क्योंकि अपने को फर्क किस बात से पड़ता है? कैपिटल C और कैपिटल P है या नहीं। तो कैपिटल C भी है और कैपिटल P भी है, यानी इट विल बी पर्पल कलर का फ्लावर वाला प्लांट। यू विल बी गेटिंग पर्पल कलर का फ्लावर। अब हम लोग इस पर्पल वाले का सेल्फिंग करेंगे। जब सेल्फिंग करेंगे तो मैं यहां से फिर से मिटा करके कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, ये आपने कहा था पर्पल होना है। अब हम लोग बनाते हैं पनेट स्क्वायर। अब ये जो गैमेट बनेगा वो होगा कैपिटल सी, कैपिटल पी, कैपिटल सी, स्मॉल पी, स्मॉल सी, कैपिटल पी, स्मॉल सी, स्मॉल पी। मैं ये मान के चल रहा हूं कि यू नो कि कैसे गैमेट बनाते हैं, आपको जानकारी है इस बारे में। गैमेट कितने बनेंगे उसका फॉर्मूला तो आपको याद होगा ही, 2n, और कितने बनेंगे उसके लिए आप यूज करते थे फॉर्क लाइन मेथड, जो कि आपको जानकारी होगा। नहीं होगा तो आप मुझे टेक्स्ट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा अलग से। वन मोर थिंग, आई विल टेक वन एंटायर लेक्चर ओवर कोरोना वायरस। देखते हैं जब भी ये वाइंड अप होगा अपना चैप्टर, आफ्टर दैट आई विल टेक वन लेक्चर ऑन कोरोना वायरस, क्योंकि जब भी आपका टेस्ट होगा यानी एनटीए होगा तो ये मान के चल रहे हैं कि एक क्वेश्चन पूछना बनता भी है, एक क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रहते हैं हर साल, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं ऑन करंट अफेयर्स, इवन इन एनटीए नीट में भी रहता है एक। तो एक हम लोग क्लास लेंगे, अलग से पढ़ेंगे अबाउट स्ट्रक्चरल डिटेल, अबाउट उसका क्या पैथोजेनेसिस है, कैसे उसका टेस्टिंग करते हैं। जो आप पढ़ते हैं कि कोविड का टेस्टिंग चल रहा है, इतने सारे लैब्स हैं, जैसे झारखंड में आपके यहाँ रांची में, धनबाद में, जमशेदपुर में लैब्स बने हुए हैं, तो हाउ दिस लैब्स आर वर्किंग, क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे टेस्ट करते हैं, जरा उसकी बात करेंगे। आई विल टेक वन एंटायर लेक्चर। आते हैं फिर से यहाँ पे,
यहां मैंने कहा कि फिर से इसका जो गैमेट होगा दैट विल बी कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी एंड देन स्मॉल सी स्मॉल पी। जब आप पनेट स्क्वायर बनाएंगे तो ऑफस्प्रिंग हियर विल बी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल पी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी देन कैपिटल 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 स्मॉल स्मॉल देन कैपिटल स्मॉल then capital small small. Here will be capital small capital then capital C small c capital P small p. Here it will be small c capital P. Here it will be small c then capital P small p. ये हो जाएगा कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी देन कैपिटल सी स्मॉल पी देन स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी देन स्मॉल पी। आते हैं लास्ट पार्ट पे। ये कैसे हुआ है, बिल्कुल बेसिक्स हैं जो आप जानते थे, लेकिन मुझे तो करना था यहां पे। अब ये यहां देखो आपको हर जीनोटाइप में ये देखने का है कि उसमें कैपिटल सी और कैपिटल पी साथ में है या नहीं, बस इतना ही आपको देखने का है। अब यहां कैपिटल सी भी है और कैपिटल पी भी है, यानी एंथोसाइनिन बनता होगा, यानी ये पर्पल कलर का होगा। यहां भी कैपिटल सी है, कैपिटल पी भी है, कैपिटल सी भी है, कैपिटल पी भी है, कैपिटल सी कैपिटल पी यानी पर्पल, ये भी पर्पल होगा। कैपिटल सी है लेकिन यहां पे देखो आप स्मॉल पी है, यानी ये कैसा हो जाएगा, व्हाइट कलर। कैपिटल सी है और कैपिटल पी भी है यानी पर्पल, कैपिटल सी है लेकिन स्मॉल पी है यानी व्हाइट। अगेन दिस विल बी पर्पल, दिस विल बी पर्पल, दिस विल बी व्हाइट, दिस विल बी व्हाइट, दिस विल बी पर्पल, दिस विल बी व्हाइट, दिस विल बी व्हाइट, दिस विल बी व्हाइट। आप देख पा रहे हैं कि पर्पल कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज 9। पर्पल कितना मिला बेटा, पर्पल मिला आपको यहां पे 9। और चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट डाई हाइब्रिड, तो टोटल कितने होते हैं जाइगोट, 16 होते हैं। 9 ये है तो ऑब्वियसली व्हाइट कितने रहे होंगे, व्हाइट रहे होंगे ऑब्वियसली 7। चाहे आप इधर देख लो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये था कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन, जहां आपने देखा कि कैपिटल सी और कैपिटल पी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दिस वॉज इंपॉर्टेंट। कैपिटल सी स्मॉल पी, ठीक है। Okay, this is not going to change the phenotype actually. So this was the complementary gene action जिसमें आपको मिल रहा है 9:7 रेशियो। ये था एक जीन इंटरैक्शन जिसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, एंड रेशियो इज 9:7। नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट इंटरजेनिक जीन इंटरैक्शन इज, वो है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। जो नेक्स्ट है वो है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। इसमें कई लोगों को डाउट होता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। यहां जब आप कहते हैं एपिस्टेसिस, मतलब ये एक्चुअली एक मास्किंग इफेक्ट है। मतलब क्या,
मतलब ये कि किसी एक जीन के प्रेजेंस में दूसरे जीन का जो असर है, जो एक्सप्रेशन है, वो ढक जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो डोमिनेंट एपिस्टेसिस है, इसमें देखेंगे आप कि किसी एक डोमिनेंट जीन किसी दूसरे डोमिनेंट जीन का जो एक्सप्रेशन है वो मास्क हो जाएगा। फिर से यहां आप देखने वाले हैं किसी एक डोमिनेंट जीन के चलते किसी दूसरे डोमिनेंट जीन का एक्सप्रेशन मास्क हो जाएगा, यानी ढक जाएगा, यानी नहीं दिखेगा। यही है एपिस्टेसिस। चूंकि यहां पे एक डोमिनेंट जीन दूसरे डोमिनेंट जीन के असर को मास्क कर रहा है, इसलिए आप कहें दिस इज डोमिनेंट एपिस्टेसिस, बिकॉज हियर अ डोमिनेंट जीन इज मास्किंग द इफेक्ट ऑफ अनदर। तो यह है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। वो जीन जो दूसरे के इफेक्ट को मास्क कर दे उसे कहेंगे एपिस्टेटिक जीन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये दो क्रोमोसोम्स हैं, यहां आपने कहा ए है, यहां आपने कहा बी है, यहां आपने कहा स्मॉल है, यहां आपने कहा स्मॉल बी है। अगर कुछ ऐसा हो कि ए के प्रेजेंस में बी का जो एक्सप्रेशन था वो दिखे ही नहीं, ये अलग कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा था, ये अलग कर रहा था, लेकिन इसके प्रेजेंस में इसका असर हो ही नहीं, इसका मतलब ये कहलाएगा एपिस्टेटिक जीन और ये कहलाएगा हाइपोस्टेटिक जीन। यही अपन यहां पे देखने वाले हैं। और एग्जाम्पल लेके चलते हैं आगे। एग्जाम्पल जो है वो है फ्रूट कलर इन कुकुरबिटा पीपो। जो कुकुरबिटा पीपो है, जिसे आप समर स्क्वैश कहते हैं, यहां आप देखेंगे कि कुकुरबिटा पीपो में जो फ्रूट का कलर है, दैट फ्रूट कलर विल बी ऑफ 3 डिफरेंट टाइप। कौन कौन है वो? तो एक है व्हाइट कलर, एक है येलो कलर और एक है ग्रीन कलर। ये जो व्हाइट कलर है, दिस इज बिकॉज ऑफ कैपिटल डब्ल्यू। डब्ल्यू जीन है एक, जो डोमिनेंट फॉर्म में रहेगा तो व्हाइट कलर आएगा। जो येलो कलर है, दिस इज बिकॉज ऑफ अनदर जीन दैट इज कैपिटल वाई। यानी अगर वाई अपने डोमिनेंट फॉर्म यानी कैपिटल वाई के फॉर्म में रहेगा तो येलो कलर मिलने वाला है। और अगर सब रिसेसिव हो जाएं तो यू विल बी गेटिंग ग्रीन कलर। यहां पे मैं कह रहा हूं कि जो कैपिटल डब्ल्यू है ये अपने आप में एपिस्टेटिक जीन है, ये अपने आप में हाइपोस्टेटिक जीन है। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर मैंने लिखा एक जीनोटाइप एंड दैट जीनोटाइप इज कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो आप देख रहे हैं ये भी डोमिनेंट है, ये देख रहे हैं ये भी डोमिनेंट है, ये येलो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये व्हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन मैंने क्या कहा है? ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस है। यहां ये डोमिनेंट जीन दूसरे डोमिनेंट जीन के एक्सप्रेशन को मास्क करने वाला है, इसीलिए तो ये एपिस्टेटिक और ये हाइपोस्टेटिक। यानी अगर ये जीनोटाइप है तो जस्ट बिकॉज यहां कैपिटल डब्ल्यू है जो कि एपिस्टेटिक जीन है, कैपिटल वाई का असर, कैपिटल वाई है डोमिनेंट है फिर भी उसका असर नहीं दिखेगा। यानी फिनोटाइप कैसा होगा? व्हाइट ही होगा फिनोटाइप। क्यों व्हाइट होगा? क्योंकि कैपिटल वाई इन स्पाइट ऑफ बीइंग डोमिनेंट इन नेचर इज बीइंग मास्क्ड इन प्रेजेंस ऑफ कैपिटल डब्ल्यू। जैसे ही किसी जीनोटाइप में कैपिटल डब्ल्यू गायब होगा और कैपिटल वाई रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां ये रिसेसिव फॉर्म में है। तो ये जो डोमिनेंट यहां भी था लेकिन असर नहीं दिखा पाया था क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू था, अब ये असर दिखाना शुरू होगा। कैपिटल वाई आपने कहा था रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? येलो के लिए, तो ये रिस्पॉन्सिबल है, यानी ये कलर कैसा देगा फ्रूट को? येलो कलर देगा। यानी कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू के प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। यही है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। ये डोमिनेंट जीन दूसरे डोमिनेंट जीन के इफेक्ट को मास्क कर दिया, यही है डोमिनेंट एपिस्टेसिस।
अब एक क्रॉस करके अपन देखते हैं कि कैसे ये रेशियो डेविएट होता है। और क्रॉस करता हूं मैं बिटवीन, क्रॉस कर रहा हूं मैं यहां पे बिटवीन कैपिटल W, कैपिटल W, कैपिटल Y एंड स्मॉल w, स्मॉल w, स्मॉल y, स्मॉल y। अगर यहां पे कैपिटल W है तो बाकी क्या है देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने कहा कैपिटल W तो एपिस्टेटिक है, सबको मास्क कर देगा ये। यानी कैसा होगा कलर इसका, दिस विल बी ऑफ व्हाइट कलर। यहां कोई भी डोमिनेंट नहीं है, नाइदर W नॉर Y, तो ये कैसा है, दिस इज ग्रीन इन कलर। F1 हाइब्रिड विल बी कैपिटल W, स्मॉल w, कैपिटल Y, स्मॉल y। है या नहीं, बिल्कुल सही। अब यहां पे कैपिटल W भी है और कैपिटल Y भी है। कैपिटल Y अगर कैपिटल W के बिना होता तो, कैपिटल Y कैपिटल W के बिना होता तो येलो होता, लेकिन यहां पे कैपिटल W है जो कैसा जीन है, एपिस्टेटिक जीन है, यानी कैसा कलर होगा, व्हाइट होगा। अब करते हैं अपन इसका सेल्फिंग। जब आप सेल्फिंग करेंगे तो, सेल्फिंग कर देता हूं मैं, तो ये गैमेट जो मिलेगा आपको वो होगा कैपिटल W, कैपिटल Y, कैपिटल W, स्मॉल y, स्मॉल w, कैपिटल Y, स्मॉल w, स्मॉल y। राइट? चूंकि सेल्फिंग है तो दूसरा पेरेंट भी वही है, यानी दूसरा जो गैमेट बनने वाला कॉम्बिनेशन वो भी वही है, कैपिटल W, कैपिटल Y, कैपिटल W, स्मॉल y, स्मॉल w, कैपिटल Y, स्मॉल w, स्मॉल y। बनाते हैं अब पनेट स्क्वायर। This will be capital, 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 capital W, capital W, capital Y, small y, then capital W, small w, capital Y, capital, then small, capital, small। यहां कैपिटल W, कैपिटल W, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल W, then small y, small y। This will be capital W, small w, capital Y, small y। Here it will be capital, small, then small, small। It will be capital, small, capital, capital। It will be capital, small, capital, small। It will be small, small, capital, capital। It will be small, small, capital, small। यहां हो जाएगा कैपिटल W, स्मॉल w, कैपिटल Y, स्मॉल y। Here it will be कैपिटल W, स्मॉल w, स्मॉल y, स्मॉल y। It will be small w, कैपिटल Y, स्मॉल y। And last will be small w, small y, small y। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि अगर किसी जीनोटाइप में कैपिटल W दिखा तो आगे पीछे क्या है देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कैपिटल W तो एपिस्टेटिक है, सबको मास्क कर देगा, यानी व्हाइट कलर दिखने वाला है। जरा देखो यहां पे कैपिटल W है क्या? बिल्कुल है, यानी व्हाइट कलर। कैपिटल W है क्या? बिल्कुल है। यहां है क्या? बिल्कुल है। यहां है क्या? बिल्कुल है। यहां देखो आप कैपिटल W है यानी व्हाइट, यहां भी 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 व्हाइट। यहां देखो आप स्मॉल w है लेकिन यहां पे कैपिटल Y, स्मॉल w है लेकिन Y कैसा? कैपिटल, यानी कैसा हो जाएगा ये हो जाना है येलो। यहां पे देखो आप स्मॉल w, कैपिटल Y, स्मॉल y, यानी ये भी कैसा? येलो, क्योंकि आपने कहा था कैपिटल Y अपना असर तब दिखाएगा जब उसको ढकने वाला, उसको मास्क करने वाला कैपिटल W नहीं होगा। यहां देखो आप स्मॉल w है, यानी ये तो इस बार मास्क नहीं कर पाएगा। एट द सेम टाइम Y अपने डोमिनेंट फॉर्म में है, यानी येलो कलर तो इंपार्ट कर लेगा ये, क्योंकि Y रिस्पॉन्सिबल फॉर येलोनेस।
यहां देखें आप तो कैपिटल डब्ल्यू है और कैपिटल वाई भी है, यानी कैपिटल डब्ल्यू है ना, एटलीस्ट वाइट हुआ। यहां भी कैपिटल डब्ल्यू है, यहां देखें आप स्मॉल डब्ल्यू है, यानी ये येलो हुआ क्योंकि कैपिटल वाई था। और यहां देखें सब के सब रिसेसिव, यानी ये कैसा है, ये ग्रीन है। समझ में आ रहा है क्या? होपफुली आ रहा होगा। अब इधर देखते हैं, यहां अगर आप देख रहे हैं तो आपको 3 फिनोटाइप मिला है एंड दोस 3 फिनोटाइप्स आर व्हाइट, येलो एंड ग्रीन। अब व्हाइट कैसा कितना है देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये रहा 12। येलो कितना दिख रहा है आपको, 1 2 एंड 3, ये रहा 3। और ये कितना दिख रहा है, 1। ये है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। ये है डोमिनेंट एपिस्टेसिस, जहां आपको दिख रहा है कैपिटल डब्ल्यू के प्रेजेंस में कैपिटल वाई अपना असर नहीं दिखा पाया, यानी कैपिटल वाई का असर ढक गया, यानी कैपिटल वाई हाइपोस्टेटिक हो गया और कैपिटल डब्ल्यू कैसा हो गया, एपिस्टेटिक हो गया। इज इट क्लियर? तो रेशियो आपको ध्यान रखने का है। आप हालांकि एनटीए में तो कोई क्रॉस नहीं पूछेगा आपसे, बट स्टिल कंसेप्ट जो है उसको ध्यान रखिएगा। यहां मैंने एग्जांपल लिया है फ्रूट कलर इन कुकुरबिटा पीपो का, कोई और एग्जाम्पल वो दे करके पूछ सकते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि व्हाट हैपेंस इन डोमिनेंट एपिस्टेसिस इज कि एक डोमिनेंट जीन के प्रेजेंस में दूसरा डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ये था डोमिनेंट एपिस्टेसिस। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट रिसेसिव एपिस्टेसिस। मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूं और आप ही से पूछ रहा हूं, मैं पूरा क्रॉस करूं ऐसे ही रिसेसिव एपिस्टेसिस का या फिर डुप्लीकेट जीन का, या फिर फिनोटाइपिक रेशियो मैंने बता दिया है दैट इज ओके फॉर यू। मैं वेट कर रहा हूं 2 मिनट आपका रिस्पॉन्स का। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करता हूं। स्किप करूं या फिर सारा क्रॉस करूं मैं आगे का? ओके, आई गॉट वन रिस्पॉन्स कि स्कीप कर देने का है, तो स्कीप कर रहा हूं मैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा उसका फिनोटाइपिक रेशियो आपको याद रखना चाहिए। एक बार फटाफट मैं रेशियो बोल के आगे बढ़ता हूं, और वो था कि रिसेसिव एपिस्टेसिस जहां पे एग्जांपल होता है कोट कलर इन केस ऑफ माइस, वहां रेशियो विल बी 9:3:4। वैसे ही जो वैसे ही जो डुप्लीकेट जीन्स होंगे, जिसका एग्जांपल है फ्रूट शेप इन कैप्सुला बर्सा पेस्टरिस, जिसमें 2 शेप दिखेगा आपको, ट्रायंगुलर एंड टॉप शेप का, रेशियो विल बी 15:1, वो भी ध्यान रखिएगा। इनहिबिटर जीन रेशियो विल बी 13:3, ये भी ध्यान रखिएगा। एक है कोलैबोरेटिव जीन इंटरैक्शन, जिसका एग्जांपल है कि जो पोल्ट्री चिकन है उसमें जो कॉम्ब का शेप है दैट इज ऑफ 4 डिफरेंट शेप्स, दोस 4 डिफरेंट शेप्स आर रोज, वॉलनट, पी एंड सिंगल कॉम्ब टाइप। फिर से रिपीट करता हूं मैं, वॉलनट, देन रोज, देन पी एंड देन सिंगल कॉम्ब टाइप। ये एग्जाम्पल है किसका? ये एग्जाम्पल है कोलैबोरेटिव जीन इंटरैक्शन का। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड रेशियो विल बी 9:3:3:1, जहां पे 9 क्या है? वॉलनट है, 3 क्या है? रोज टाइप का है, 3 क्या है? पी शेप का है, और 1 क्या है? सिंगल कॉम्ब टाइप है। वैसे ही एक होता है
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मैं बस ब्रीफ करता हूं और आगे बढ़ता हूं। जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ये भी अपने आप में यूनिक है। यूनिक किस कॉन्टेक्स्ट में? यूनिक इस कॉन्टेक्स्ट में कि आपने यूजुअली ये पढ़ा है, यूजुअली ऐसा होता है कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए देयर इज वन जीन जो कि दो आइसोमॉर्फिक फॉर्म्स में दिखते हैं, जिसे आप कहते हैं आपस में एलील है। लेकिन हमेशा ऐसा ही होता है कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक ही जीन होगा, ऐसा नहीं होता हमेशा। देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स, जैसे आपका आईक्यू, हाइट, मीट या फिर मिल्क प्रोडक्शन इन कैटल, स्किन पिगमेंटेशन, व्हीट में कर्नेल का कलर, ये जो कैरेक्टर्स हैं इन्हें कंट्रोल करने के लिए एक नहीं ज्यादा जीन्स हैं। अगर आपको याद रखना है तो याद रखिए दो एग्जाम्पल कि जो कर्नेल कलर है in case of wheat that is controlled by 4 genes यानी 2 pair of polygenes। सपोज मैंने कहा A और B जीन है फॉर एग्जांपल, तो अगर कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B, अगर ये चारों के चारों, ध्यान रखिएगा मैंने कहा है कि कर्नेल कलर को कंट्रोल करने के लिए दो जीन्स हैं ए और बी, यानी टोटल कितने हो गए जीन्स? 4 हो गए, क्योंकि कभी भी जीन अकेला तो है नहीं, डिप्लॉयड होता है प्लांट। तो अगर ये चारों के चारों डोमिनेंट होंगे तो अलग एक्सप्रेशन होगा। जब ये 3 डोमिनेंट होंगे, कोई सा भी 3, क्योंकि सबका प्रोडक्ट तो एक ही है, तो कोई सा भी जब 3 डोमिनेंट होगा तो अलग एक्सप्रेशन होगा। जब 2 होगा तो अलग एक्सप्रेशन होगा, 1 डोमिनेंट होगा अलग एक्सप्रेशन होगा, और जब एक भी डोमिनेंट नहीं होंगे तो अलग एक्सप्रेशन होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर चारों के चारों डोमिनेंट हो जाते हैं इन केस ऑफ कर्नेल कलर इन व्हीट, तो दैट विल बी ऑफ एक्सट्रीम रेड कलर, बिल्कुल डार्क रेड कलर का मिलेगा कर्नेल कलर। अगर 3 होंगे डोमिनेंट जीन, वो 3 कोई सा भी हो सकता है, इट कैन बी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, या फिर इट कैन बी कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। मतलब इस बात से है कि 3 होने चाहिए। अब अगर ये 3 है तो जो प्रोडक्ट पहले बन रहा था 4 के डोमिनेंट होने से अब 3 ही डोमिनेंट है, यानी उसका जो सिंथेसिस है वो कम होगा। अब ऐसी बात है, अगर मान लीजिए मैंने कहा एक डोमिनेंट जीन का कंट्रीब्यूशन x है इस फिनोटाइप में, तो यहां चारों डोमिनेंट हैं तो चारों के साथ एक्सप्रेशन होगा 4x, यहां पे कितना 3x, यानी कम होगा एक्सप्रेशन। यानी यहां कहा आपने एक्सट्रीम रेड, तो यहां कहेंगे आप लाइट रेड, यहां कहेंगे आप इंटरमीडिएट, यहां और लाइट हो जाएगा और ये व्हाइट हो जाएगा। तो जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है उसे आप एक और नाम देते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्यों कहा आपने क्वांटिटेटिव? क्योंकि यहां कितने डोमिनेंट जीन्स हैं वो बताता है कितना क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट बन रहा होगा जो कंट्रोल कर रहा है उस एक्सप्रेशन को। जितना ज्यादा डोमिनेंट जीन, जितना क्वांटिटी में ज्यादा होंगे, उतना ही एक्सप्रेशन भी ज्यादा होगा। 4 तो अलग एक्सप्रेशन, 3 तो अलग, ये देख रहे हैं, दिस इज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। वैसे ही दूसरा जो आपको याद रखने का, जो आपने पढ़ा भी है, वो है स्किन पिगमेंटेशन इन ह्यूमंस, जिसमें ध्यान रखने का है कि डेवेनपोर्ट ने बताया कि 6 अलग अलग जीन्स यानी 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स आर देयर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग स्किन पिगमेंटेशन इन ह्यूमंस। अगर यहां पे बात करें हम लोग रेशियो के बारे में, तो रेशियो रहेगा ये 1:4:6:4:1। एक्सट्रीम रेड 1, देन लाइट रेड 4, इंटरमीडिएट विल बी 6, देन अगेन लाइट कलर का विल बी 4 और व्हाइट विल बी 1। ये रेशियो अगर आप याद रखें तो दैट इज ओके।
ये मैंने कर्नेल कलर इन व्हीट के बारे में बोला, जहां मैंने कहा टोटल 4 जीन्स हैं, यानी 2 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स आर देयर। अब ये 2 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स मैंने बोला है और रेशियो मैंने बोला है ये, अब कर्नेल कलर ना होकर कुछ और दे दें जिसमें ये लिखा हुआ है कि 4 ही जीन्स हैं, यानी 2 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स आर देयर, तो भी फिनोटाइपिक रेशियो विल रिमेन सेम। ध्यान रखिएगा, आप तो ऐसे याद रखिए कि कर्नेल कलर इज कंट्रोल्ड बाय 2 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स। कोई भी कैरेक्टर होगा जो कि कंट्रोल होगा 2 पेयर ऑफ पॉलीजीन से, रेशियो यानी फिनोटाइपिक रेशियो विल रिमेन सेम, दैट इज 1:4:6:4:1। ये आपको मगअप ही करके रख लेना है, याद ही करके रख लीजिएगा। एग्जैक्टली वैसे ही आते हैं अपन स्किन पिगमेंटेशन इन ह्यूमंस पे, तो यहां 6 अलग अलग जीन्स हैं, जैसे ए जीन है, बी जीन है, सी जीन है, और चूंकि अपन डिप्लॉयड हुआ करते हैं तो टोटल 6 जीन्स हो गए, यानी 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स हो गए। अब अगर यहां 6 के 6 डोमिनेंट फॉर्म में होंगे, ध्यान रखिएगा, चाहे ए हो या फिर बी हो या फिर सी हो, इन सारे जीन्स का प्रोडक्ट क्या है? मेलानिन है। चाहे जीन ए या फिर बी या फिर सी, सब क्या बनाते हैं? दे ऑल यूज्ड टू सिंथेसाइज मेलानिन ओनली। अब यहां पे देखो आप, अगर 6 के 6 डोमिनेंट हैं तो मेलानिन का सिंथेसिस विल बी मैक्सिमम। अगर 5 हैं तो मेलानिन का सिंथेसिस विल बी थोड़ा सा पहले से कम। यानी अगर 6 के 6 डोमिनेंट हैं तो डार्कनेस विल बी मैक्सिमम, जिसे आप कहते हैं नेग्रो, डार्क ब्लैक कलर। अगर 5 डोमिनेंट जीन्स हो गए तो थोड़ा सा फेयरनेस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अब मेलानिन सिंथेसाइज करने वाले 5 ही जीन्स रह गए। यहां 6 थे तो ज्यादा बन रहा था, यहां 5 हो गए तो फेयरनेस थोड़ा सा और बढ़ेगा। जब 4 हो जाएंगे, चाहे वो 4 कोई से भी क्यों ना हो, ये 5 कोई से भी क्यों ना हो, 4 कोई से भी क्यों ना हो, जब 4 डोमिनेंट जीन्स होंगे तो फेयरनेस और बढ़ेगा। 3 तो और, 2 तो और, 1 तो और जब सब के सब हों रिसेसिव फॉर्म में ही, तो मेलानिन का सिंथेसिस नहीं होगा। और इसे क्या कहते हैं आप? इसे कहते हैं अल्बिनो, एंड डिजीज है ये, कहते हैं अल्बिनिज्म। क्या कहते हैं बेटा? अल्बिनिज्म कहते हैं, जो कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्यों ऑटोसोमल? क्योंकि इसका जीन अपने ऑटोसोम पे है, ना कि एलोसोम पे है। अल्बिनिज्म एज डिजीज बाद में बात करेंगे हम लोग। फिलहाल मैंने कहा कि आपको मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग आपको फिनोटाइप देखने को मिला। यहां से आप एक फॉर्मूला ही याद रखिए, दैट इज नंबर ऑफ फिनोटाइप, नंबर ऑफ फिनोटाइप in multiple in polygenic inheritance is 2n plus 1। जहां पे n क्या है? n है पेयर ऑफ पॉलीजीन्स, यानी यहां पे कितने पेयर ऑफ पॉलीजीन्स हैं? ये अपने आप में 1 2 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स आर देयर। यहां पे कितना था? 2 पेयर। ये अपने आप में एक है, ये अपने आप में दूसरा है। तो जरा इसके बारे में देखते हैं अपन। आपने कहा देयर आर 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स, तो यहां रखेंगे फॉर्मूला में, तो 2 × 3 + 1, यानी ये आया 7। दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 6 7 फिनोटाइप दिख रहा है। अगर रेशियो की बात करते हैं, जैसे यहां हमने बात करा था, वैसे यहां भी आप याद रखिए तो अच्छी बात है। ये 1 होगा, ये 6 होगा, ये 15 होगा, ये 20 होगा, देन अगेन 15 होगा, देन अगेन 6 होगा, एंड देन अगेन 1 होगा। आप डायरेक्टली ये फिनोटिपिक रेशियो भी याद रख लीजिए। अब वो चाहे स्किन पिगमेंटेशन हो, चाहे कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्यों ना दे दें जिसमें 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स आर देयर, आप आंख बंद करके यही रेशियो रख देंगे। ये था अबाउट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये हमने ब्रीफ में पढ़ा है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने पहले पढ़ा हुआ है।
इसलिए ब्रीफ में पढ़ रहे हैं अपन, एक तरह से एक रिकैप करा रहा हूं, ब्रशअप करा रहा हूं, रिवीजन करा रहा हूं, डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ये था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसे आप एक और नाम से जानते हैं एंड दैट इज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ये जो इनहेरिटेंस है इस पे कई सारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, जिसे सॉल्व करेंगे, जिसे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग एक सेशन में। और यहां खत्म होता है अपना जीन इंटरैक्शन। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में पूछा था, व्हाट्सएप पे मैंने पूछा था कि आपको और क्या पढ़ने का है, एंड सम स्टूडेंट्स सजेस्टेड कि लिंकेज स्टार्ट करना चाहिए सर, और मैं वही लिंकेज अब स्टार्ट कर रहा हूं। भले ही 2-3 लोगों ने रिप्लाई करा था, लेकिन ये डाउट कई लोगों का होगा। स्टार्ट करते हैं फिर लिंकेज। स्टार्ट कर रहा हूं मैं लिंकेज। अब ये लिंकेज और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। यानी लिंकेज क्या है यह समझने के लिए समझना होगा पहले इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। आपने पढ़ा है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से एक लॉ आया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड लॉ है मेंडल का। ऐसा क्यों? तो जरा याद कीजिए, पहले हम लोग बात करते हैं, मैं इस तरफ एड्रेस कर रहा हूं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को मैं एड्रेस कर रहा हूं इस तरफ। इधर लिंकेज के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं व्हाट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एग्जैक्टली। आपने समझा वहां पे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो F1 मिला था वो था कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। याद होगा सबको। जब आपने यहां से गैमेट बनाया तो आपने कहा कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। ध्यान से समझिएगा, जहां डाउट हो जस्ट रेज क्वेश्चन। अब डाउट है तो इग्नोर करने का नहीं है, बिल्कुल पूछने का है। अभी मैंने कहा है कि ये 4 गैमेट्स बनते हैं, और आपको भी पता कि हाँ ये 4 गैमेट्स बनते हैं, 4 गैमेट्स बनते हैं, और आपने कहा था कि इन सबका मिलने का चांस बराबर है, यानी चांस ऑफ गेटिंग ईच विल बी 25%। सब के मिलने का चांस बराबर है। ब्लैक यूज करूं? अच्छा, ठीक है, रेड हटा देता हूं फिर। तो ये आप जानते थे कि गैमेट्स बनते हैं और सबके मिलने का चांस बराबर था। इसको जरा समझते हैं, क्रोमोसोम पे जीन्स लगे हैं तो कैसे हैं ये समझिएगा। मान लीजिए आपने कहा ये एक सेल है, ये एक क्रोमोसोम है, ये इसका होमोलोगस कॉपी है, ये एक दूसरा क्रोमोसोम है, और ये इसका होमोलोग है। ये मैंने कहा क्रोमोसोम नंबर 4 है, ये भी मैंने कहा 4 है, ये मैंने कहा 5 है, ये मैंने कहा 5 है। अगर आप रिकॉल करेंगे तो सीड शेप का जो जीन था वो लोकेटेड था ऑन क्रोमोसोम नंबर 7। फिर से मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स लिए थे, उन 7 कैरेक्टर्स के जीन कहां लोकेटेड है इसे बताया एस ब्लिक्स ने, और उन्होंने यह कंफर्म करा
कि जो जीन है जो रिस्पॉन्सिबल, जो आर जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंट्रोलिंग सीड का शेप कि राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, वो कहां है? वो पाइसम सेटाइवम जिसमें 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, उसमें से जो क्रोमोसोम नंबर 7 है उस पे ये जीन है लोकेटेड। किसने बताया? ब्लिक्स ने। मेंडल को कुछ पता नहीं था उसमें क्रोमोसोम वगैरह के बारे में, कहां क्या जीन है, कहां लोकेटेड, कुछ आइडिया नहीं था। वैसे ही इस ब्लिक्स ने बताया कि जो सीड का कलर है उसे कंट्रोल करने वाला जीन वाई कहां लोकेटेड है? ये है लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 1। यानी मान लेते हैं ये है क्रोमोसोम नंबर 7, ये है 7 आपस में, और ये आपने कहा 1 है, या आपने कहा 1 है, बाकी को इग्नोर कर रहा हूं मैं। तो जब मेटाफेज 1 आया होगा मियोसिस का, याद कीजिए, यहां मैंने कहा कि ये कैपिटल आर है, तो यहां भी कैपिटल आर है, ये मैंने कहा स्मॉल आर, ये मैंने कहा कैपिटल वाई, ये मैंने कहा कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई, ये स्मॉल वाई। अगर देखने में दिक्कत हो तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस क्रोमोसोम में मैंने रखा है कैपिटल आर, यहां रखा है स्मॉल आर, यहां रखा कैपिटल वाई, यहां रखा कैपिटल वाई, यहां स्मॉल वाई, यहां पे स्मॉल वाई। यानी इस ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप क्या हुआ? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मियोसिस में जब मेटाफेज 1 आता है तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 मेटाफेजिक प्लेट्स, और इस 2 मेटाफेजिक प्लेट में क्रोमोसोम्स का अलाइनमेंट कैसे होता है? तो हर होमोलोगस पेयर का एक कॉपी इस प्लेट में रहता है और दूसरा कॉपी इस प्लेट में रहता है। वही आपको दिख भी रहा है कि क्रोमोसोम नंबर 7 का एक कॉपी यहां है तो एक कॉपी यहां है, क्रोमोसोम नंबर 1 का एक कॉपी यहां है तो एक कॉपी यहां है। चूंकि 7 पे लोकेटेड है आर जीन, तो मैंने कहा यहां पे आर है, यहां पे स्मॉल आर है, यहां पे मैंने कहा कैपिटल वाई, तो यहां मैंने कहा स्मॉल वाई है। यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब एनाफेज आएगा तो ये क्रोमोसोम इधर जाएगा, ये क्रोमोसोम इधर जाएगा। मैं इसी मेटाफेज 1 को अब चेंज कर रहा हूं, यानी जब एनाफेज 1 आएगा इट विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स दिस पोल, इट विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स दिस पोल, इट विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स दिस पोल, इट विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स दिस पोल। यानी अल्टीमेटली जब टीलोफेज आएगा तो यहां जो क्रोमोसोम होगा वो होगा कैपिटल आर वाला और यहां पे होगा कैपिटल वाई वाला। यस और नो? यस। यहां पे कौन सा होगा? स्मॉल आर और स्मॉल वाला क्रोमोसोम यहां पे होगा इस पोल पे। यहां बन गया न्यूक्लियस, यहां बन गया न्यूक्लियस। यानी जब कराओगे अगली बार साइटोकाइनेसिस तो आपको मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला गैमेट, स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला गैमेट। ये मिला और ये मिला। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है? जरूरी तो नहीं है कि कैपिटल आर वाला क्रोमोसोम यहां है तो कैपिटल वाई वाला क्रोमोसोम ही यहां पे हो। फिर से मैंने जो अभी केस लिया था उसमें दिखाया कि यहां जो क्रोमोसोम नंबर 7 है उस पे कैपिटल आर है, यहां जो 1 है उस पे कैपिटल वाई है। लेकिन ये क्रोमोसोम यहां और ये क्रोमोसोम यहां भी तो हो सकता है। यानी जब ये क्रोमोसोम यहां होगा यानी यहां पे होगा स्मॉल वाई, और ये कैसे होंगे? कैपिटल वाई वाले क्रोमोसोम्स हुए। डायग्राम गंदा हो रहा है लेकिन होपफुली आप समझ में आ रहा होगा आपको। मैंने क्रोमोसोम को ही स्विच कर दिया, जो स्मॉल वाई वाला नीचे था मैंने उसको ऊपर कर दिया है। यानी अगर ऐसा कंडीशन हुआ मेटाफेज 1 के टाइम पे तो जो 2 नए गैमेट्स बनेंगे वो कैसे होंगे? वो होंगे कैपिटल आर और स्मॉल वाई, और नीचे क्या होगा फिर? स्मॉल आर और कैपिटल वाई। तो जितना चांस ये मिलने का था उतना ही चांस इसका मिलने का भी है ना। अगर आप कह रहे थे कि कैपिटल वाई और यहां पे स्मॉल वाई होगा तो कोई सेल में ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता कि हाँ वैसा ही होगा। इट कैन बी स्मॉल वाई वाला क्रोमोसोम भी यहां पे हो सकता है कैपिटल वाई वाला क्रोमोसोम हो। कॉइन फ्लिप करा, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, और दोनों का आने का चांस क्या है? बराबर ही है ना।
तो क्रोमोसोम ऐसे भी अलाइन हो सकता है कि आर वाला और कैपिटल वाई वाला, यहां स्मॉल और यहां पे स्मॉल वाई वाला, या फिर हो सकता है यहां पे स्मॉल वाई वाला, यहां पे कैपिटल वाई वाला। इसका मतलब क्या है? यही है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो कैपिटल आर है वो कैपिटल वाई के साथ भी जा रहा है, और कैपिटल आर कैपिटल वाई, सॉरी, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा रहा है, और कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा रहा है। स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा रहा है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा रहा है, और सबके साथ जाने का चांस इसका बराबर है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कहा था कि यहां पे जो क्रोमोसोम है उस पे कैपिटल वाई है, यहां मैंने कहा था इस पे स्मॉल वाई है, तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई ही रहेगा हमेशा या फिर ज्यादा, और स्मॉल आर स्मॉल वाई ही रहेगा ज्यादा या फिर हमेशा। ऐसा नहीं होता है। ये इधर से इधर भी हो सकता है, इधर से इधर भी हो सकता है। ये तो रैंडम होता है डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ये 4 गैमेट्स आपको मिलते हैं तब जब ये जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। शायद आपको समझ में आया होगा क्या है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये तभी हो सकता है जब 2 जीन्स अंडर कंसिडरेशन, जो कि यहां पे आर और वाई जीन है, आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। फिर से, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज ओनली पॉसिबल इफ 2 जीन्स about which you are talking, if 2 genes under consideration are present on different chromosome like this, जैसे ये 7 पे है और ये 1 पे है। अगर ये दोनों R और Y जीन किसी एक क्रोमोसोम पे ही होते, वो क्रोमोसोम कोई भी होता, एक ही पे अगर होते, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं मिलता। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नहीं मिलना ही लिंकेज का मिलना है, जिसे अभी हम लोग एड्रेस करना बाकी है। अभी फिलहाल अगर वो एक ही क्रोमोसोम पे होते तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं करते, यानी जरूरी नहीं था कि कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई दोनों का मिलने का चांस बराबर ही हो। कोई ज्यादा और कोई कम मिल सकता था, जिसकी बात हम लोग करेंगे। तो ये है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें आप 2 अलग अलग जीन्स के बारे में बात करते हैं। चूंकि 2 अलग अलग जीन्स, यहां आप कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन इज इंडिपेंडेंट टू अनदर। इनहेरिटेंस ऑफ कैपिटल आर इज इंडिपेंडेंट टू कैपिटल वाई, क्योंकि ये कैपिटल वाई के साथ भी जा रहा है और स्मॉल वाई के साथ भी जा रहा है, यानी किसी से लिंक्ड नहीं है। ये इसके साथ भी जा रहा है, असॉर्ट कर रहा है, और इसके साथ भी असॉर्ट कर रहा है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहा है। चूंकि 2 जीन्स की बात करते हैं आप, इसीलिए आपने कहा था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जबकि आप कहते थे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्यों? क्योंकि 2 जीन लोगे तब ना बात कर पाओगे कि वेदर दोस 2 जीन्स आर असॉर्टिंग इंडिपेंडेंटली और नॉट। तो 2 जीन लेंगे तब ना बात कर पाएंगे कि ये 2 जीन आपस में लिंक्ड हैं कि नहीं है। 2 जीन तो लेना ही पड़ेगा, इसलिए वो था डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड। कैपिटल आर और स्मॉल आर का अलग अलग हो जाना इज सेग्रीगेशन। कंफ्यूज मत होना असॉर्टमेंट और सेग्रीगेशन में। यहां देखो, आप जब बनाया आपने गैमेट, तो एक गैमेट में आइदर कैपिटल आर है या फिर स्मॉल आर है, एक ही क्रोमोसोम गया है ना। अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है तो मियोसिस हुआ तो कैसा होगा वो गैमेट? हैप्लॉयड होगा, यानी कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे? एक होगा। तो चूंकि एक क्रोमोसोम पे एक जीन है, हैप्लॉयड गैमेट होते हैं, गैमेट हैप्लॉयड हुआ करते हैं। तो गैमेट में कोई जीन का कितना कॉपी होगा? एक ही होगा ना। तो ये सेग्रीगेशन है कि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन these 2 alleles of a pair separates from each other. इन दोनों का अलग अलग हो जाना इज सेग्रीगेशन। इन दोनों का अलग अलग हो जाना इज सेग्रीगेशन। आप देख सकते हैं किसी भी गैमेट में वाई वाई दोनों साथ में नहीं है।
आर साथ में नहीं है, यही तो है सेग्रीगेशन। और असॉर्टमेंट क्या है? असॉर्टमेंट इज कि कैपिटल आर कैन गो विथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैन गो विथ स्मॉल वाई एज वेल। ये है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब बात करते हैं अबाउट लिंकेज। लिंकेज क्या है, जरा इसकी बात करते हैं। अब मान लीजिए मैंने कहा कि ये आर और वाई जीन, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये एक क्रोमोसोम है, ये एक दूसरा क्रोमोसोम है, यहां जीन ए है, यहां जीन स्मॉल ए है, यहां जीन कैपिटल बी है, यहां जीन स्मॉल बी है। ध्यान रखिएगा, ये जो लिंकेज है जिसे मैं डिफाइन कर रहा हूं, जिसे आप जानते हैं पहले से ही कि लिंकेज इज टेंडेंसी ऑफ टू जीन्स टू रिमेन टुगेदर। फिर से, लिंकेज इज टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू रिमेन टुगेदर, टू रिमेन लिंक्ड विद ईच अदर। यहां देखो आप इस कंडीशन में, यहां आप देखिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई लिंक्ड हैं क्या? लिंक्ड आप तब कहते जब कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ ही कैपिटल बना रहा होता, स्मॉल वाई के साथ नहीं। लेकिन ऐसा है क्या? यहां पे नहीं है, यानी कैपिटल आई इज इन दिस सिचुएशन कैपिटल आर इज नॉट लिंक्ड टू कैपिटल वाई। या फिर ऐसे कहें कैपिटल आर इज नॉट लिंक्ड टू स्मॉल वाई, या फिर वैसे आगे भी इधर भी बात कर सकते हैं वैसे ही। लेकिन यहां देखिएगा, मैं कह रहा हूं लिंकेज इज टेंडेंसी of genes to remain together and all genes present over a chromosome, ध्यान रखिए, all genes present over a chromosome are linked together। इस क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स होते, 100 हैं, 50 हैं, 1000 हैं, जितने भी, all genes present over this chromosome are linked together, वो आपस में कहलाते हैं linked हैं। linked क्यों कहलाते हैं बाद में, लेकिन फिलहाल एक क्रोमोसोम पे लगे हुए सारे जीन्स क्या कहलाते हैं? linked जीन्स कहलाते हैं। लिंक्ड क्यों कह रहे हैं, जस्टिफाई करना बाकी है, लेकिन एक क्रोमोसोम पर लगे हुए सारे के सारे जीन्स कहलाते हैं लिंक्ड जीन्स हैं। यहां से एक टर्म आता है जहां से क्वेश्चन भी रेज होता है, और वो है लिंकेज ग्रुप। ऑल जीन्स प्रेजेंट ओवर क्रोमोसोम आर लिंक्ड टुगेदर एंड फॉर्म्स लिंकेज ग्रुप। जरा देखो, अगर मैंने कहा ये दोनों आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, द मोमेंट आई से क्या ये दोनों आपस में होमोलोगस, इसका मतलब क्या? जो जीन यहां है वही जीन वहां भी है। यस और नो? यस। यानी जो जीन यहां वही जीन यहां। तो मैं कह रहा हूं जितने जीन्स रहते हैं इस क्रोमोसोम पे सब आपस में क्या है? लिंक्ड हैं। तो मैंने कहा ये क्या है? अपने आप में एक लिंकेज ग्रुप है। क्या है अपने आप में? ये लिंकेज ग्रुप है। अब ध्यान रखिएगा, इन दोनों को आप अलग अलग लिंकेज ग्रुप नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि जो जीन यहां पे वही जीन यहां पे है ना। क्यों? क्योंकि आपस में होमोलोगस हैं। होमोलोगस का मतलब ही क्या होता है? जो जीन यहां पे वही जीन यहां पे होना चाहिए। आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल जीन्स प्रेजेंट ऑन होमोलोगस पेयर आर लिंक्ड जीन्स। लिंकेज ग्रुप क्या है? तो आप कह सकते हैं लिंकेज ग्रुप इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन हैप्लॉइड सेट, या कह सकते हैं नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इक्वल्स टू नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर्स। जैसे जैसे बात कीजिए आप पाइसम के बारे में। पाइसम के लिए 2n इक्वल टू 14 होता है, सॉरी 14 होता है, यानी n इक्वल टू क्या? 7। मैंने क्या कहा था अभी? नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन हैप्लॉइड सेट, या फिर कह लीजिए नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर। कितने क्रोमोसोम हैं इस हैप्लॉइड सेट में? n इक्वल टू 7। यानी पाइसम के लिए कितना हुआ लिंकेज ग्रुप? 7 हुआ। ध्यान रखिएगा,
अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है तो ये जो दो आपस में होमोलोज क्रोमोसोम है, इनको आप अलग अलग लिंकेज ग्रुप नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? रटना नहीं है, क्योंकि जो जीन यहां पे वही जीन यहां पे है। तो अगर आपने कह दिया कि ये लिंक्ड है आपस में, तो ऑब्वियसली ये भी लिंक्ड है, लेकिन जीन तो एक ही है ना, तो अलग अलग क्यों मानना दोनों को लिंकेज ग्रुप? एक ही लिंकेज ग्रुप हुआ वो तो। मैंने कहा है नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन हैप्लॉइड सेट या फिर नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर। बात बराबर है, दोनों में कितना आएगा यहां पे? 7। वैसे ही अगर बात करते हैं अपन अबाउट ड्रोसोफिला, जिसे आप कहते हैं फ्रूट फ्लाई, वहां पे 2n इक्वल्स टू 8 होता है, यानी n इक्वल टू 4 होता है, यानी लिंकेज ग्रुप कितना? 4। वैसे ही अपन बात करें अगर ह्यूमंस में, तो क्वेश्चन यहां से बनता है, जरा समझिएगा, जानकारी है तो भी सुनेंगे ढंग से, नहीं तो सुनना ही है। ह्यूमंस में आपको पता है कि जो मेल है उसके लिए लिखते हैं आप AA प्लस XY, फीमेल के लिए AA प्लस XX। ए क्या है? ए क्या डिनोट करता है? ऑटोसोम। और दो बार लिखना क्या बताता है? डिप्लॉयड होना। ए सिंपली सेज ऑटोसोम है। ये दो तरह के होते हैं ना क्रोमोसोम, ऑटोसोम और एलोसोम। एलोसोम कह ले या फिर सेक्स क्रोमोसोम कह ले या फिर इडियोसोम कह ले, हेट्रोसोम कह ले, और ये ऑटोसोम है। तो ए लिखना मतलब ऑटोसोम है, दो बार ए लिखना मतलब डिप्लॉयड है, दो सेट है। अब आपको पता है कि X एंड Y आर होमोलोगस क्रोमोसोम, सबको जानकारी है। लेकिन सिर्फ अगर इतना याद रखेंगे तो आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। याद यह भी रखना है कि जो Y क्रोमोसोम है इन केस ऑफ ह्यूमंस, वो साइज में छोटा है एज कंपेयर टू X क्रोमोसोम। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर मैंने कहा कि ये X क्रोमोसोम है, तो मैंने कहा ये Y क्रोमोसोम है, ये X है और ये Y है। यू कैन सी द डिफरेंस इन साइज। द मोमेंट आई से कि X से Y छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसे जीन्स तो होंगे X पे जो Y पे नहीं है, क्योंकि देखो जरा साइज में अंतर है कि नहीं है। तो ये तो लॉजिकल हो गया, ऑब्वियस हो गया कि कुछ जीन्स ऐसे हैं जो X के जो कि Y पे नहीं है। फिर से X एंड Y आर होमोलोगस टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ जीन्स ऑन X क्रोमोसोम जिसका कॉपी Y पे है। जैसे यहां आपने कहा आपस में होमोलोगस क्यों है? क्योंकि ये यहां पे तो यहां भी ये है, वैसे यहां भी कुछ जीन है जिसका एलील यहां पे है, इसलिए आपने कहा क्या है? आपस में होमोलोगस हैं। लेकिन इन एडिशन टू दिस जीन्स देयर आर सर्टेन जीन्स ऑन X क्रोमोसोम जो सिर्फ X पे हैं, Y पे नहीं है। क्या कहते हैं आप उसे? उसे कहते हैं आप X लिंक्ड जीन्स। आप उसे कहते आए हैं होलोगाइनिक जीन्स। कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो सिर्फ Y पे होते हैं, X पे नहीं होते। XY होमोलोगस था ना, यानी जो जीन यहां पे वो जीन यहां पे है, ऐसे जीन्स हैं कुछ। लेकिन उनके अलावा कुछ ऐसे भी जीन्स हैं जो सिर्फ यहां पे हैं, यहां पे नहीं है, या फिर कुछ ऐसे जीन्स हैं जो यहां पे हैं और यहां पे नहीं है। जो यहां पे हैं यहां पे नहीं है, यानी सिर्फ X पे है, कहेंगे होलोगाइनिक जीन है या फिर X लिंक्ड जीन है। जो सिर्फ Y पे है, X पे नहीं है, उसे कहते हैं Y लिंक्ड जीन, उसे कहते हैं आप होलोएंट्रिक जीन्स। अगर मैं एग्जांपल कोट करूं तो आप कहते थे हीमोफीलिया का जीन है, कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, डकेन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी का जीन है, हीमोफीलिया का जीन है। ये सब कहां थे? X पे थे। ये ऐसे जीन्स थे जो कि X पे थे, Y पे नहीं थे, यानी X लिंक थे, होलोगाइनिक थे। वैसे ही कुछ ऐसे जीन्स जो Y पे हैं, X पे नहीं है, जैसे SRY जीन जो सबसे छोटा जीन है 14 बेस पेयर का, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर।
रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस, ये कहां पे है? सिर्फ वाई पे है, एक्स पे नहीं है। या फिर जीन फॉर हेरी पिन्ना, देखे होंगे आप, अगर गौर से कभी देखे हो तो लालू यादव के साइड में से कान में बाल निकला हुआ ऐसे ऐसे साइड से, क्या है वो? हेरी पिन्ना। उसका जीन कहां पे है? कहां पे है जीन? वाई क्रोमोसोम पे। उसे कहते हैं आप होलो एंड्रिक जीन, उसे कहते हैं वाई लिंक्ड जीन। यानी अगर हम लोग इस केस को देख रहे हैं तो जो जीन यहां पे है वो जीन यहां पे है ही, गारंटी है क्या? नहीं, आपने तो कहा कुछ जीन्स हैं जो एक्स पे हैं सिर्फ, कुछ जीन्स हैं जो वाई पे हैं सिर्फ, को एक ही लिंकेज ग्रुप मान लेंगे क्या? नहीं मानेंगे। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दोनों आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, फिर भी आप इन्हें एक लिंकेज ग्रुप नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि इन पे जो सेट ऑफ जीन्स है वही सेट ऑफ जीन्स यहां पे नहीं है। इसीलिए आप कहेंगे कि इन केस ऑफ ह्यूमंस इन मेल्स ये दो अलग अलग लिंकेज ग्रुप हैं। तो ऑटोसोम्स कितने हैं अपने पास? 22 पेयर। और ये कितने लिंकेज ग्रुप हो गए अपने? एक एक्स और एक वाई, यानी कितना हो गया? 24। जबकि फीमेल्स में आते हैं आप तो ये रहा 22 और ये दोनों आपस में क्या है? होमोलोगस हैं। यहां तो वाई नहीं है ना, यानी यहां पे इसे आप एक काउंट करेंगे। नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन फीमेल्स is 23, or in case of male it is 24. ठीक बात है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आंसर कीजिएगा, व्हाट इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन बैक्टीरिया? आप चाहें तो टेक्स्ट भी कर सकते हैं इधर, व्हाट इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन बैक्टीरिया। आप बता सकते हैं मुझे नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन हैप्लॉइड सेट। मैंने दो चीज पूछा है आपसे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इन बैक्टीरिया। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। Sanjay is saying 2. Somebody else wants to answer? My question is number of chromosome in bacteria, number of chromosome in haploid set in bacteria. Not sure. Sanjay is saying 2, but he is not sure about it. और ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि एक्चुअली ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्या? तो जब भी आपने पढ़ा किंगडम मोनरा के बारे में, तब आपने कहा कि जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है उसे क्रोमोसोम नहीं कहते, उसे आप प्रो क्रोमोसोम कहते हैं। यानी क्रोमोसोम कोई कहता है बैक्टीरिया में तो वो इनकरेक्ट है, होता ही नहीं है, क्रोमोसोम नहीं है, दैट इज प्रो क्रोमोसोम। यूकैरियोट्स में कहते हैं क्रोमोसोम, बैक्टीरिया में क्या कहलाता है? वो प्रो क्रोमोसोम कहलाता है। तो पहली बात तो ये कि कोई पूछता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन बैक्टीरिया तो आपका आंसर क्या होगा? 0, क्योंकि वो क्रोमोसोम नहीं क्या है, दैट इज प्रो क्रोमोसोम। आप उसे कहते थे प्रो क्रोमोसोम, या फिर कहते थे इंसिपिएंट न्यूक्लियस, या फिर कहते थे जीनोफोर, या फिर कहते थे न्यूक्लियोइड। वैसे ही कोई पूछे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन हैप्लॉइड सेट, तो फिर से वही बात, वहां जब क्रोमोसोम नहीं तो फिर हैप्लॉइड डिप्लॉइड की बात ही वहां पे नहीं करनी है। फिर मेरा क्वेश्चन है आपसे, बताइए लिंकेज ग्रुप कितना? तो बैक्टीरिया में लिंकेज ग्रुप का नंबर क्या कहेंगे आप? 1 कहेंगे, क्योंकि भले ही वहां पे आप क्रोमोसोम नहीं कह रहे हैं, दो अलग अलग क्वेश्चंस थे। क्रोमोसोम कितने बैक्टीरिया में? तो 0, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है उसे क्रोमोसोम नहीं कहते, उसे आप प्रो क्रोमोसोम कहते हैं।
लेकिन प्रो क्रोमोसोम क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, यानी उस पर जीन्स हैं कि नहीं है? हैं। तो उस पर लगे हुए जीन्स आपस में लिंक्ड होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। दैट विल कंप्राइज वन लिंकेज ग्रुप और नॉट? यस। यानी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसमें कोई क्रोमोसोम नहीं है, कोई हेप्लॉइड क्रोमोसोम नहीं है, लेकिन प्रो क्रोमोसोम तो है, यानी जीन्स है ना उस पे, यानी आपस में वो लिंक्ड होंगे ना, उसे एक लिंकेज ग्रुप कहेंगे ना, यानी नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन बैक्टीरिया विल बी 1। ये आपको ध्यान रखने का है। तो मैंने कहा है कि पाइसम में 7 है, ड्रोसोफिला में 4 है, ह्यूमन में मेल्स में 24 है, फीमेल्स में 23 है, और बैक्टीरिया में आपने कहा लिंकेज ग्रुप का नंबर 1 है। अब कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए आप वहां तक पहुंच जाएंगे। अब ये आगे बढ़ते हैं कि लिंकेज को थोड़ा और समझते हैं अच्छे से। अब अगर मैंने कहा कि ये जो दो जीन्स हैं ए और बी, जो कि मैंने कहा था अभी एक ही क्रोमोसोम पे लगे हुए हैं, ये दूसरा क्रोमोसोम है, आपस में हैं ये होमोलोगस, यहां जीन ए है, यहां जीन स्मॉल ए है, यहां जीन बी है, यहां जीन स्मॉल बी है। अब इस बार मैंने कहा है दिस टू जीन्स अंडर कंसिडरेशन आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ये दो जीन्स का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो मुश्किल है। ए और बी जीन साथ रहने का टेंडेंसी रखते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी साथ रहने का टेंडेंसी रखते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या था? अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि दिस टू जीन्स आर शोइंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मान लिया कि कर रहे हैं, तो आपको क्या मिला? गैमेट कैपिटल ए कैपिटल बी। अगर दोनों एक साथ चले गए इस तरफ, ये चले गए इस तरफ, तो ए बी, और यहां मिलेगा आपको स्मॉल ए स्मॉल बी। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए दिक्कत। अब हो सकता है ना कि क्रॉसिंग ओवर भी हो, क्योंकि ये जीन्स क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, आपस में होमोलोगस हैं। तो पैकेटिन के टाइम पे रिकॉम्बिनेशन इज पॉसिबल बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस पेयर इन टेट्राड कंडीशन। पढ़ाया आपने पहले कि पैकेटिन के टाइम पे दो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जो टेट्राड फॉर्म में होते हैं होता है क्रॉसिंग ओवर। यानी जब क्रॉसिंग ओवर अगर होता है तो ये जीन इधर आया, ये जीन इधर आया, यानी रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी। अगर मैं कहूं कि ये पेरेंटल है और ये कहूं कि मैं रिकॉम्बिनेंट है, तो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं, क्योंकि कैपिटल ए कैपिटल बी तो पहले से ही था, यानी पेरेंटल है। स्मॉल ए स्मॉल बी तो एक पे थे ही, ये पेरेंटल है। लेकिन क्रॉसिंग ओवर हुआ तो कैपिटल ए के साथ कौन जा रहा है? स्मॉल बी। इसके साथ कौन जा रहा है? कैपिटल बी। यानी क्या है? ये रिकॉम्बिनेशन से बनने वाला। तो आपने कहा ये है रिकॉम्बिनेंट्स और ये है पेरेंटल कॉम्बिनेशन। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? अब मैं क्या कह रहा हूं? ये कह रहा हूं मैं कि जैसे आपने पहले कहा था कि सारे गैमेट के मिलने का चांस बराबर था 25% ईच, यहां पे वैसा नहीं होगा। यहां ये जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, जो कि वहां पे देखा था आपने 50% था, यहां 50% से ज्यादा होगा। रिकॉम्बिनेंट यहां देखेंगे आप 50% से कम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो दो जीन्स आपस में पास पास हैं, एक ही क्रोमोसोम पे हैं, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर का चांस कम है। मैंने कहा तो क्रॉसिंग ओवर हुआ तो ऐसा होगा, लेकिन क्रॉसिंग ओवर होगा या नहीं होगा ये अलग बात हो गई। अगर दो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे लगे हुए हैं तो क्रॉसिंग ओवर का चांस कम रहता है। मैंने नहीं कहा क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर का चांस कम होगा। यानी
इसका मिलने का चांस जो यूजुअल था उससे कम हो जाएगा। इसका मिलने का चांस बढ़ जाना क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, इसका चांस कम हो जाना क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है। यही तो लिंकेज है। क्या लिंकेज है? देयर इज टेंडेंसी ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी टू रिमेन टुगेदर। इनका टेंडेंसी कि हम साथ में ही रहेंगे भैया, मतलब क्रॉसिंग ओवर नहीं होने देंगे, हम ऐसे ही रहेंगे साथ में, हम ऐसे ही रहेंगे साथ में। स्मॉल ए स्मॉल भी ज्यादा मिल रहा है। This tendency of capital A and capital B to remain together, this tendency of small a and small b to remain together, यही है लिंकेज। तो जब दो जीन एक क्रोमोसोम पे होंगे तब ना लिंकेज दिखाएंगे। अगर यही दो जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे होते तो वो तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर जाते, लेकिन यहां पे चूंकि दोनों जीन्स कहां हैं, एक ही क्रोमोसोम पे है, तो क्रॉसिंग के चांसेस इनके कम हैं। क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम हैं तो पेरेंटल मिलने का चांस ज्यादा है और ये मिलने का चांस कम है। यही लिंकेज है। ठीक बात है। अब ये जो यहां दिख रहा है लिंक्ड जीन, मैंने ए भी लिया है, इनका अरेंजमेंट जो है वो दो तरह का हो सकता है। अरेंजमेंट, राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन्स। Arrangement of linked genes। एक होता है सिस अरेंजमेंट और एक होता है ट्रांस अरेंजमेंट। सिस क्या है? सपोज मैंने कहा ये दोनों आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहां कैपिटल ए, यहां कैपिटल बी, यहां स्मॉल ए, यहां स्मॉल बी। जब कभी दो जीन जिसकी आप बात कर रहे हैं, मेरे एग्जांपल में ए बी है, उनके दोनों डोमिनेंट एलील्स एक क्रोमोसोम पे हों, दोनों रिसेसिव एलील एक पे हों, उसे कहते हैं आप सिस अरेंजमेंट। जैसे इसे अगर आप अपन एक्सप्रेस करें तो इसे आप लिखते हैं ऐसे, कैपिटल ए कैपिटल बी अपॉन स्मॉल ए स्मॉल बी, या फिर एक और तरीका लिखने का, दैट इज प्लस प्लस अपॉन, माइनस माइनस नहीं लिखने का है, स्मॉल ए स्मॉल बी। जो डोमिनेंट है उसके लिए आप लिखेंगे प्लस कैपिटल ए कैपिटल बी। नीचे माइनस माइनस क्यों नहीं? क्योंकि अगर हम लिख दोगे माइनस माइनस तो कौन सा जीन है, ए है, बी है, एक्स वाई है, जेड है, क्या जीन है, कैसे समझ में आएगा? इसलिए आप रिसेसिव को उसी के नोटेशन में लिखते हैं और डोमिनेंट के लिख देते हैं आप प्लस। ये जो सिस अरेंजमेंट है ये एक्चुअल अरेंजमेंट है। जीन्स का एक्चुअल अरेंजमेंट ऐसा ही होता है, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद चेंज होता है, एक्चुअली ऐसा ही अरेंजमेंट होता है। दिस इज सिस अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन्स। एक होता है ट्रांस, जैसे आपने कहा ये दो आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, यहां मैंने कहा कैपिटल ए है, यहां मैंने कहा स्मॉल ए है, यहां मैंने कहा स्मॉल बी है, यहां मैंने कहा कैपिटल बी है। अंतर समझ में आ गया होगा आपको, सिस क्या है और ट्रांस क्या है। एक्सप्रेशन क्या है? तो ये लिखेंगे आप कैपिटल ए स्मॉल बी अपॉन स्मॉल ए कैपिटल बी, या फिर जैसे आपने इसको लिखा तो वैसे इसको भी लिख सकते हैं आप, प्लस स्मॉल बी अपॉन स्मॉल ए प्लस। दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्रेस सिस एंड ट्रांस अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन्स। ये दो तरह का सिस और ट्रांस अरेंजमेंट लिंक्ड जीन्स का हो सकता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, एक क्रोमोसोम पे लगे हुए जीन्स आपस में लिंक्ड होते हैं, दो अलग अलग क्रोमोसोम पे लगे हुए जीन्स आपस में लिंक्ड नहीं होते। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इंफ्लुएंस करते हैं इस लिंकेज को, इसको कर लेते हैं डिस्कस, फिर माइंड अप करेंगे। जो पहला फैक्टर है वो है क्रॉसिंग ओवर। अभी आपने देखा है कि अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो लिंकेज कम होगा। समझते हैं फिर से, अगर आपने कहा क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो यहां क्या मिलेगा आपको कॉम्बिनेशन? यू विल बी गेटिंग कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, है कि नहीं? लेकिन अगर हम लोग यहां पे करा दें क्रॉसिंग ओवर तो मिलेगा आपको स्मॉल ए कैपिटल बी
एंड कैपिटल ए स्मॉल बी भी। यानी अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो लिंकेज कम हो जाएगा, अगर ये नहीं होता, क्रॉसिंग ओवर अगर नहीं होता तब ना आपको ये नहीं मिलता, यानी ये मिलता आपको सिर्फ और सिर्फ, यानी बढ़ेगा क्रॉसिंग ओवर तो लिंकेज जो है वो कम होगा। अब बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको आप कोरिलेट कर सकते हैं क्रॉसिंग ओवर के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। अगर मैंने कहा कि दो जीन है ए और बी, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। एक मैंने कहा ये कंडीशन है कैपिटल ए, यहां मैंने कहा कैपिटल बी, यहां मैंने कहा स्मॉल ए स्मॉल बी। और दूसरा कंडीशन लिया मैंने ये कि ये है कैपिटल ए, ये है कैपिटल बी, ये है स्मॉल ए, ये है स्मॉल बी। आप देखिएगा जरा अच्छे से, यहां डिस्टेंस बिटवीन जीन ए एंड बी इज लेसर, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज ग्रेटर। मैं कह रहा हूं कि जब डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो क्रॉसिंग ओवर का चांस भी बढ़ता है। डिस्टेंस कम तो इनके बीच का क्रॉसिंग ओवर का चांसेस भी कम है, डिस्टेंस बढ़ा दिया तो क्रॉसिंग ओवर का चांस भी बढ़ेगा। यानी अगर डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ता है, यानी लिंकेज क्या होता है फिर कम, क्योंकि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर में कैसा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। और क्या हो सकता है फैक्टर, तो नेक्स्ट विल बी एज। इसका रिलेशन भी अल्टीमेटली क्रॉसिंग ओवर से ही है। विथ इंक्रीज इन एज आपका जो मेटाबॉलिज्म है दैट स्टार्ट्स टू डिक्रीज। आप याद करेंगे अगर, तो पैकेटिन में हो रहा क्रॉसिंग ओवर was catalyzed by recombinase enzyme. There was formation of synaptonemal complex which is having number of proteinaceous elements like central element, axial elements and all those things. अगर एज बढ़ता है तो इन प्रोटीन का जो सिंथेसिस है, इन एंजाइम का जो एक्टिविटी है दैट स्टार्ट्स टू डिक्रीज। यानी एज अगर बढ़ता है तो क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, कम होगा, यानी लिंकेज क्या है, बढ़ेगा। फिर से एज बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज होगा तो क्रॉसिंग ओवर भी कम होगा, क्रॉसिंग ओवर कम होगा तो लिंकेज भी बढ़ेगा। और क्या है, तो जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है यानी रेट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज मोर इन फीमेल्स। फिर से मैंने कहा है रिकॉम्बिनेशन का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज मोर इन फीमेल्स एज कंपेयर टू मेल्स। यानी अगर फीमेल में क्रॉसिंग ओवर ज्यादा तो लिंकेज वहां पे कम। यानी सेक्स ऑफ इंडिविजुअल क्या है, वो मेल है कि फीमेल है, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द रेट ऑफ लिंकेज। और क्या है, तो नेक्स्ट वी कैन टेक इज सेंट्रोमियर, या फिर ले सकते हैं अपन एनी हेट्रोक्रोमेटिक पार्ट। जो सेंट्रोमेरिक रीजन है किसी भी क्रोमोसोम का, जो मेडियन हो सकता है, सब मेडियन हो सकता है, सब टर्मिनल हो सकता है, टर्मिनल हो सकता है, दिस सेंट्रोमियर इज एक्चुअली हेट्रोक्रोमेटिक इन नेचर। ध्यान रखिएगा, आप जब किसी भी न्यूक्लियस को जो कि इंटरफेज वाला है उसको स्टेन करते हैं आइदर बाय एसिटोकार्मीन या फिर बेसिक फस्सीन या फिर फ्यूजन स्टेन वगैरह, जब इनसे आप स्टेन करते हैं, मैं फिर से नाम ले रहा हूं, आप यूजुअली इंटरफेज वाले न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए फ्यूजन स्टेन या एसिटोकार्मीन या फिर बेसिक फस्सीन ये सब स्टेन को यूज करते हैं। जब ये इन स्टेन से आप क्रोमेटिन मटेरियल को स्टेन करते हैं तो आपको दो अलग अलग रीजन्स मिलते हैं, एक कहलाता है यूक्रोमेटिक रीजन, एक कहलाता है हेट्रोक्रोमेटिक रीजन। जो यूक्रोमेटिक रीजन होता है वो लाइटली कलर्ड होता है एंड दैट इज ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव इन नेचर। ऑन द अदर हैंड जो हेट्रोक्रोमेटिक होता है वो डार्क कलर लिए रहता है एंड दैट इज ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव। तो इट्स नॉट कि सेंट्रोमियर इज द ओनली हेट्रोक्रोमेटिक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम।
कंसेप्ट ये है जो आपको ध्यान रखने का है कि कहीं भी हेटेरोक्रोमेटिक पार्ट होगा तो चूंकि वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हुआ करता है या फिर लेस एक्टिव हुआ करता है, वहां क्रॉसिंग ओवर के चांसेस भी कम होंगे। अगर क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होंगे तो ऑब्वियसली रेट ऑफ लिंकेज इज गोइंग टू इंक्रीज। तो सेंट्रोमियर भी अपने आप में क्या है, हेटेरोक्रोमेटिक पार्ट ही है, इसलिए सेंट्रोमेरिक रीजन में या फिर किसी भी हेटेरोक्रोमेटिक रीजन में क्रॉसिंग ओवर कम होता है, यानी लिंकेज वहां पे ज्यादा होता है। नेक्स्ट एंड सेकेंड लास्ट फैक्टर इज एक्सरेज या फिर टेम्परेचर के एक्सपोजर से बढ़ाओगे आप टेम्परेचर या फिर एक्सरे से एक्सपोज करेंगे आप सेल्स को, दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। एक्सरे डालेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा, यानी लिंकेज का टेंडेंसी कम होगा। एंड लास्ट वन इज जिसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल, वो है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मैं सिर्फ अभी डिफाइन कर रहा हूं क्योंकि इट विल टेक टाइम, अगली बार समझाऊंगा इसे। जो इंटरफेरेंस है, दिस इज इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर ऑफ वन जीन ऑन अ नियर बाई जीन। समझते हैं जरा। यहां मान लीजिए मैंने कहा जीन सी है। अब इंटरफेरेंस क्या है, अगर बी का क्रॉसिंग ओवर हो जा रहा है तो इसके पास में जो जीन सी है, इसका क्रॉसिंग ओवर को वो इनहिबिट करता है। कैसे? बात की बात मतलब नेक्स्ट लेक्चर की बात है वो। मैंने कहा है इंटरफेरेंस इज इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर ऑफ वन जीन ओवर नियर बाई जीन। ये जीन अगर क्रॉसिंग ओवर कर ले रहे हैं तो इनके चलते बाजू वाला जीन जो है वो क्रॉसिंग ओवर नहीं कर पा रहा है। यही है इंटरफेरेंस, यही है इंटरफेरेंस, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल के लिए ये सारे फैक्टर्स थे व्हिच अफेक्ट्स लिंकेज। अगली बार जब मिलेंगे हम लोग तो बात करेंगे बेटसन एंड पनेट का कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी व्हिच इज इंपॉर्टेंट। वी विल टॉक अबाउट मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट इन केस ऑफ ड्रोसोफिला, उसकी बात करेंगे हम लोग। फिर बात करेंगे कैसे लिंकेज मैप बनाते हैं, एंड विद कंप्लीशन ऑफ दैट लिंकेज वाला पार्ट भी अपना खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कहेंगे तो पेरोन कॉन्सेप्ट या फिर जो भी आप एडवाइस करेंगे मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन अभी भी करीब 1 से 1.5 लेक्चर और लगेगा टू कंप्लीट लिंकेज। थैंक यू।